डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट का, राष्ट्रीय हित के ऊपर हम बात करेंगे। किसी समय जिसे हम शासक की इच्छा या सत्ताधारी या वंश का हित कहा जाता है, उसे अब राष्ट्रीय हित कहा जाता है। और हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थापित सिद्धांत है कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। यानी कि आपका न तो कोई स्थायी मित्र होता है न स्थायी शत्रु होता है। आपके जो हित हैं वो परमानेंट होते हैं और उन परमानेंट इंटरेस्ट को कोई भी राष्ट्र है वो हमेशा आगे रखना चाहता है। उस इंटरेस्ट को वो, या यूँ कहें कि वो उन इंटरेस्ट को कभी भी खोना नहीं चाहता है। तो अब जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना के बाद में और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के बाद में अब राष्ट्रीय हित भी, वैसे ये एक पूरी तरह से अमूर्त तत्व है। और राष्ट्रीय हित, किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते भी रहते हैं। लेकिन कुछ, अगर हम ये कहें कि अगर इसको बात को थोड़ा उस रूप में भी देख सकते हैं कि कुछ जो इंटरेस्ट हैं आपके वो परमानेंट रहते हैं और कुछ इंटरेस्ट हैं वो समय अनुकूल बदलते रहते हैं। तो जैसे आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं, हम इसको उस रूप में भी ले सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो देशों के राष्ट्रीय हितों की परिभाषा थोड़ी अलग थी। और चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रीय हित भी देखें कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रीय हित में सबसे ऊपर क्या था कि किसी तरह से सोवियत संघ के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना या कोल्ड वॉर में एक बढ़त हासिल करना, शीत युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी से बढ़त हासिल करना। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उसका नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र कभी भी जब विदेश नीति का संचालन करता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबंधों को आगे चलाता है, तो उसमें उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फ्रैंकल ने लिखा है कि राष्ट्रीय हित किसी देश की विदेश नीति का ऐसा आसानी से समझने योग्य विवरण है जो उसके मंतव्य का परिचायक है। तो हम उसको, अगर राष्ट्रीय हित को अगर परिभाषित करें तो इसका मतलब ये है कि वो उसके विदेश नीति का एक, उसके मंतव्य को समझने के लिए सबसे एक बढ़िया चीज़ है या एक बढ़िया बात है। मॉर्गनथाउ ने एक बात कही, मॉर्गनथाउ ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हर राष्ट्र, हर राज्य के अनेक ऐसे हित होते हैं जिन्हें स्थायी, अस्थायी, अल्पगामी या दूरगामी, स्थायी या परिवर्तनशील, प्राथमिक या गौण वर्गों में बांटा जा सकता है। तो मतलब इसको हम जब देखें कि जो राष्ट्रीय हित है उसको हम स्थायी भी कह सकते हैं, परिवर्तनशील भी कह सकते हैं, अल्पगामी कह सकते हैं, दूरगामी कह सकते हैं, गौण कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको हम बांट सकते हैं। लेकिन उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि उस राष्ट्र के हितों को कैसे पोषित किया जाए। लेकिन मॉर्गनथाउ ने एक बात और भी कही है। मॉर्गनथाउ ने कहा कि राज्य का अस्तित्व व उसकी सुरक्षा एक ऐसा हित है जिस पर कोई लेन देन या सौदेबाजी नहीं हो सकती। अन्य हित परिवर्तनशील हो सकते हैं, जैसे किसी देश से व्यापारिक संधि करना या नहीं करना, किसी युद्ध में शामिल होना या नहीं होना, युद्ध करना या तटस्थ होना इत्यादि। अब एक ऐसा विचार भी है कि अंतर्राष्ट्रीय हित को भी मान्यता दी जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है कि मैक्लुहान ने उसे ग्लोबल विलेज का नाम दिया। मतलब मैक्लुहान का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का। वो ग्लोबल विलेज का कि विश्व एक गांव की तरह हो गया है, इसको मैक्लुहान ने इसको कॉइंड किया था, इसको मैक्लुहान ने इसको इस कॉन्सेप्ट को दिया। लेकिन उसके साथ ही यदि अब आपका इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई चीज़ें करना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई चीज़ें अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कई बार दूसरे देशों के साथ में उसके राष्ट्रीय हितों का क्लैश होता है या राष्ट्रीय हित उसके साथ में उससे टकराते हैं। लेकिन अब परिवर्तन, जब चूंकि विश्व गांव की कॉन्सेप्ट आ गया है तो अब अंतर्राष्ट्रीय हितों में और आपके देशों के राष्ट्रीय हितों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है।
और ये दुनिया, आज की दुनिया में जब ग्लोबल विलेज की बात मैकलुहान करते हैं तो इसमें ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि